मैंने बस घर की फिशिंग बोट में थोड़े से बदलाव किए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इससे पापा की हालत डर के मारे खराब हो जाएगी। एक फिशिंग बोट पर नेवल गन कैसे हो सकती है? 2 मशीन गन टर्रेट, ये क्या मामला है? यहाँ तक कि एक मिसाइल लॉन्चर भी लगा हुआ है। क्या मछलियों ने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है? पापा तो वहीं पर मुझे पुलिस के पास जाकर सरेंडर करवाने पर उतर आए, और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पिछले जन्म में पापा जब समुद्र में मछली पकड़ने गए थे तब पायरेट्स ने हमला कर दिया था और पूरा परिवार पायरेट्स के हाथों मारा गया था। इस जन्म में वापस आने के बाद मैंने पापा को समुद्र जाने से नहीं रोका, बल्कि अपनी स्पेशल एबिलिटी की मदद से अपने हाथों से पूरा नेवल वेपन सिस्टम बना डाला और फिशिंग बोट को एक आर्म्ड एस्कॉर्ट शिप में बदल दिया। फिर पापा के साथ समुद्र जाने का फैसला किया। रवाना होने से एक दिन पहले मैं अपने हाथों से बनाए हुए सारे हथियार सीधे पोर्ट पर ले गया और खुशी से पापा की तरफ थोड़ी उठाकर बोला, पापा अब ये सब होने के बाद हमारी कार्गो शिप को समुद्र में पायरेट्स से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अंदर जो गन लगी है उसका नाम AK-630 ट्विन 6 बैरल 30 mm क्लोज इन नेवल गन है। पायरेट्स पर ये ऐसे टूट पड़ती है जैसे किचन नाइफ से सब्जी काटी जाती है। ये वाला टाइप 65 एंटी फ्रॉगमैन ग्रेनेड लॉन्चर है जो खास तौर पर उन पायरेट्स को खत्म करने के लिए है जो तैरकर शिप के पास आने की कोशिश करेंगे। और ये 2 14.5 mm मशीन गन्स भी हैं। जितने पायरेट्स गल्फ ऑफ एडन में होंगे हम उतनों को खत्म कर देंगे। लेकिन मेरे पापा लू झेंगताओ पूरी तरह घबरा गए। उन्होंने भले ही आर्मी में सर्विस न की हो, लेकिन सालों से सी ट्रांसपोर्ट का काम करते आए थे और वॉरशिप भी बहुत देख चुके थे। इन गन्स और माउंट्स को देखते ही वो समझ गए कि ये वॉरशिप वाला इक्विपमेंट है। लू झेंगताओ घबराकर बोले, अरे मेरे बच्चे बस कर, ये सब तू कहां से चुरा कर लाया है? ये चीजें मिली तो सीधा फांसी चढ़ जाएगा। अभी अभी तेरा चिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, हमारा परिवार ऐसी गलती नहीं कर सकता। चल अभी के अभी पुलिस के पास चलकर गलती मान लेते हैं। चल खड़ा क्या है? इतना कहकर पापा मेरा हाथ पकड़कर मुझे सरेंडर करवाने ले जाने लगे। मैंने जोर से उनका हाथ झटक दिया और बोला, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसने चोरी की? ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है। इतने में मेरे ताऊ लू झेंगबो आराम से चलते हुए आए और उन हथियारों को घूरते हुए बोले, झिंगाहोंग ये मूवी प्रॉप्स तू कहां से ले आया? काफी असली जैसे लग रहे हैं। पापा ने तुरंत पूछा, भैया आप कह रहे हैं कि ये मूवी प्रॉप्स हैं? ताऊ बोले, और क्या ये सच में असली होंगे? मैंने टीवी पर ऐसे बहुत देखे हैं, एक नजर में पता चल जाता है कि नकली हैं। ऊपर से झिंगाहोंग अभी इतना ही बड़ा है, ये ऐसी चीजें कहां से लाएगा? ये बस तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अपने बड़े भाई की बात सुनकर लू झेंगताओ को यकीन हो गया। वो हंसते हुए मेरे सिर पर हल्की सी चपत मारकर बोले, नालायक 2 दिन क्या पढ़ लिया, अब अपने बाप को ही बेवकूफ बनाने लगा। मैंने कहा, पापा ये सब सच में असली है, आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे? वो बोले, हाँ हाँ विश्वास कर लिया, चलो जल्दी इन्हें शिप पर चढ़ाओ। मुंह से तो वो मेरी बात टाल रहे थे, लेकिन हाथ में वॉकी टॉकी निकालकर सबको मदद के लिए बुला लिया। जब रिश्तेदारों ने भी वही हैरानी वाला एक्सप्रेशन दिखाया जो थोड़ी देर पहले पापा का था, तो पापा तुरंत हंसते हुए सबको समझाने लगे, घबराओ मत, ये सब सिर्फ मूवी प्रॉप्स हैं। झिंगाहोंग को डर था कि कहीं पायरेट्स न मिल जाए, इसलिए ये उन्हें डराने के लिए लाया है। जैसे खेत में स्केरक्रो लगाया जाता है वैसी ही बात है। सबने ये सुना तो राहत की सांस ली और मिलकर सारे हथियार शिप पर चढ़ाने लगे। साथ ही बार बार तारीफ करते रहे कि प्रॉप्स कितने रियल लग रहे हैं। मैं पूरी तरह स्पीचलेस हो गया, लेकिन मैंने और कुछ समझाना जरूरी नहीं समझा। प्रॉप्स ही सही, बस सही समय पर ये सबकी जान बचा दें, इतना काफी है। कम से कम पापा सच में मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करेंगे। अगले दिन शिप आधिकारिक रूप से आइलैंड से रवाना हुई और दूसरे पोर्ट की तरफ बढ़ी, जहां स्टेशन चीफ जो मिंगई अपने ऑफिस में बैठकर फाइल्स देख रहे थे। तभी एक सोल्जर हांफता हुआ अंदर घुसा और ऑफिस का दरवाजा जोर से खोलते हुए बोला, चीफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। समुद्र में एक अननोन आर्म्ड शिप दिखाई दी है। उसका लुक तो एक नॉर्मल कार्गो शिप जैसा है, लेकिन उसके ऊपर ट्विन 6 बैरल क्लोज इन नेवल गन लगी हुई है। जो मिंगई का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। ट्विन 6 बैरल क्लोज इन नेवल गन, अगर उसने पास से फायर कर दिया तो पोर्ट पर खड़ी एक भी शिप बच नहीं पाएगी। जो मिंगई हवा की तरह भागते हुए ऑब्जर्वेशन टावर पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सोल्जर ने जो बताया था वह बिल्कुल सच था। उस क्लोज इन नेवल गन का कैलिबर लगभग 30 मिमी लग रहा था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, फौरन सभी सिविलियंस को इवैक्यूएट करो और साथ ही हायर अथॉरिटी से रीइंफोर्समेंट मांगो। पोर्ट अथॉरिटी वाले आखिर कर क्या रहे हैं? इतनी बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम कैसे हो गई? जो मिंगई गुस्से और टेंशन में थे। तभी एक सोल्जर ऊपर देखकर जोर से बोला, शिप नंबर 89757 यूनहाई ओशन कार्गो शिप पोर्ट एंट्री की परमिशन मांग रही है। जो मिंगई एक पल के लिए रुक गए और फिर हाई पावर बिनोकुलर्स उठाकर दोबारा देखने लगे। हैरानी की बात यह थी कि उस अननोन आर्म्ड शिप का नंबर भी 89757 ही था और शिप के सामने साफ साफ यूनहाई लिखा हुआ था। आखिर ये मामला क्या है? देश की कार्गो शिप पर वेपन्स कब से लगने लगे, और वो भी इतने एडवांस नेवल इक्विपमेंट? जो मिंगई तुरंत ऑफिस लौटे, कंप्यूटर खोला और कार्गो शिप की रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन चेक की। सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम उठाया और बोले, यूनहाई ओशियन कार्गो शिप, मैं हाईजू मिलिट्री इंस्पेक्शन स्टेशन का चीफ जो मिंगई बोल रहा हूँ। तुम्हारी शिप पर लगे वेपन्स का क्या मामला है? पापा लू झेंगताओ ने कॉल मिलने पर वही पूरी बात बता दी कि ये सिर्फ पायरेट्स को डराने के लिए मूवी प्रॉप्स हैं। जो मिंगई ने पूरी बात सुनने के बाद कुछ राहत की सांस ली और कहा कि शिप को पहले थोड़ा दूर रोक दो, फिर वह खुद इंस्पेक्शन टीम लेकर चेक करने आएंगे। कुछ ही देर बाद यूनहाई शिप धीरे धीरे डॉक पर आकर रुकी। लू झेंगताओ ने तुरंत सारे डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स और फॉर्मेलिटीज के पेपर्स जो मिंगई को सौंप दिए। जो मिंगई ने एक एक पेपर ध्यान से चेक किया, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने इंस्पेक्शन टीम को शिप पर चढ़ने का आदेश दिया। जब उन्होंने डेक पर लगी ट्विन 6 बैरल क्लोज इन नेवल गन देखी तो बोले, कैप्टन लू, आप लोगों को शिप पर ये सब लगाने का आइडिया कैसे आया? और आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ पायरेट्स को डराने के लिए है? ये सुनकर लू झेंगताओ गर्व से बोले, ये सब मेरे बेटे का आइडिया है। उसने बताया कि गल्फ ऑफ एडन सुरक्षित नहीं है, इसलिए खास मेरे लिए ये सब तैयार किया। पहले तो मैं भी बहुत डर गया था, लेकिन मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। वो इस साल हैजू का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम टॉपर भी है। जो मिंगई चौंक गए और बोले, टॉपर, क्या तुम्हारे बेटे का नाम लू झिंगाहोंग है? लू झेंगताओ तुरंत बोले, हाँ हाँ बिल्कुल वही। जो मिंगई के घर में भी एक बच्चा था जिसने इस साल वही एग्जाम दिया था, इसलिए उन्होंने यह नाम पहले ही सुन रखा था। उसी समय शिप के दूसरे हिस्से की इंस्पेक्शन करके लौटे। सोल्जर्स ने रिपोर्ट दी, चीफ शिप का कार्गो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पीछे वाले कैबिन के सबसे अंदर एक रूम लॉक है। इतना सुनते ही माहौल अचानक
अचानक सीरियस हो गया। पापा के चेहरे का रंग भी बदल गया क्योंकि पीछे वाला वही छोटा स्टोर रूम था जहां आमतौर पर बेकार सामान रखा जाता था। आखिर वह अचानक लॉक क्यों था? मैंने तुरंत आगे बढ़कर कहा, वह रूम मैंने टेम्पोरेरी मॉनिटरिंग रूम में बदल दिया है। उसमें रेडार कंट्रोल सिस्टम और सोनार पोजिशनिंग सिस्टम लगाया है और अंदर 2 कंप्यूटर्स रखे हैं। घर से निकलते समय मैंने जल्दी में उसे लॉक कर दिया था, अभी जाकर खोल देता हूँ। लेकिन मैंने पूरी सच्चाई नहीं बताई। असल में उन 2 कंप्यूटर्स का असली काम बाहर लगे बड़े वेपन्स को कंट्रोल करना, एनिमी फायर पावर को जल्दी आइडेंटिफाई करना और अटैक शुरू करवाना था। इसके बाद मैं सबको लेकर पीछे वाले कैबिन में गया। जैसे ही डोर खुला, जो मिंगई ने पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रही मॉनिटरिंग देखी, फिर उनकी नजर कॉर्नर में रखे 2 वुडन बॉक्सेस पर पड़ी। उन्हें देखते ही उनका चेहरा बदल गया। उन बॉक्सेस के अंदर 2 और 30 मिलीमीटर क्लोज इन वेपन्स और साथ में यूनिवर्सल मशीन गन्स रखी थी। उनकी मेटल क्वालिटी और फिनिशिंग इतनी रियल थी कि जो मिंगई भी एक पल के लिए घबरा गए। उन्होंने एक गन उठाई और बहुत ध्यान से हर एंगल से चेक करने लगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिकल पार्ट पर उन्हें एक खाली जगह मिली। तभी उन्होंने राहत की सांस ली। अभी कुछ सेकंड पहले तक उन्हें लगा था कि ये सब सचमुच असली वेपन्स हैं। अच्छी बात ये थी कि सबसे जरूरी पार्ट मिसिंग था, इसलिए चाहे कुछ भी कर लिया जाए, इनसे एक भी बुलेट फायर नहीं हो सकती थी। उनका चेहरा नॉर्मल होते देख मैंने भी तुरंत कहा, ये गन्स मैंने क्लोज इन नेवल गन बनाते समय बची हुई मटेरियल और पार्ट्स से टाइम पास में बना दी थी। जो मिंगई ने सिर हिलाया और इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। वैसे भी हाल के दिनों में समुद्र का माहौल ठीक नहीं था। 3 महीने पहले गल्फ ऑफ एडन में एक बड़ा इंसिडेंट हो चुका था, इसलिए अब हर कार्गो शिप पहले से ज्यादा सावधानी बरत रही थी। ऊपर से उन्होंने हमारी फैमिली बैकग्राउंड भी चेक की थी। हमारी कई पीढ़ियां साधारण फिशरमैन रही थी और इतने सालों में हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन था। आखिरकार उन्होंने अप्रूवल पर साइन कर दिए और हमें आगे जाने की परमिशन दे दी। लेकिन जाते जाते उन्होंने डेक पर लगी क्लोज इन नेवल गन की तरफ एक बार फिर देखा और बोले, ये चीज देखने में बहुत डरावनी लगी है, इसे किसी वाटरप्रूफ कवर या टारपॉलिन से ढक देना, वरना दूसरे लोग देखकर घबरा जाएंगे। गलत फहमी थी। ठीक है ठीक है। पापा लू झेंगताओ लगातार सिर हिलाकर हामी भरते रहे। जो मिंगई और उनकी टीम को धीरे धीरे दूर जाते देख मैंने भी लंबी सांस ली। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही सभी वेपन्स के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स निकाल दिए थे, वरना आज बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। जल्द ही यूनहाई शिप ने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। मैं शिप के किनारे खड़ा अनंत समुद्र को देखता रहा। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पापा बोले, बेटा इस बार की वॉयज से कम 1 मिलियन का प्रॉफिट होगा। जब वापस लौटेंगे तो तुम बस अच्छी तरह पढ़ाई करना, घर की चिंता मत करना। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और काम नहीं कर पाऊंगा तब तुम्हारे सहारे आराम करूंगा। मैंने पापा के चेहरे की तरफ देखा और चुपचाप अपनी मुठियां कस लीं। मेरे दिल में पायरेट्स के लिए बेशुमार नफरत उफान मार रही थी। कौन सोच सकता था कि यह एक साधारण सी वॉयज पिछले जन्म में पायरेट्स की आग और गोलियों के नीचे बदलकर अंतहीन दर्द बन जाएगी। वह दर्द पूरे 4 साल तक दिन रात मुझे सताता रहा, यहाँ तक कि मैं उसी दर्द में घुट घुट कर मर गया। इसलिए इस जन्म में मैंने पापा को समुद्र जाने से नहीं रोका, क्योंकि मैं चाहता था कि उन पायरेट्स को भी पता चले कि ब्लड डेट का बदला कैसे चुकाया जाता है। जो जितने बुरे कर्म करता है आखिरकार उसका अंजाम भी वैसा ही होता है। समुद्र में सफर बहुत उबाऊ था। करीब 20 से ज्यादा दिन बाद यूनहाई शिप आखिरकार सोमालिया के सी एरिया में पहुंच गई और मेरा मन पूरी तरह तैयार हो गया। पायरेट्स को पहले से डिटेक्ट करने के लिए मैं हर दिन बिनोक्यूलर्स लेकर दूर दूर तक समुद्र को ऑब्जर्व करता रहता था। उस दिन भी मैं कुछ देर तक देख रहा था कि अचानक दूर समुद्र में पानी की एक अजीब वेव पैटर्न दिखाई दी। इस बदलाव ने तुरंत मेरा ध्यान खींच लिया, क्योंकि सामान्य सी वेव्स लंबी और सीधी होती है, लेकिन यह वेव साफ बता रही थी कि इसे किसी स्पीड बोट या असॉल्ट बोट ने बनाया है। मैंने बाइनोक्यूलर्स को और कसकर पकड़ा और ध्यान से देखा। वाकई दूर एक छोटा सा ब्लैक डॉट हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। पायरेट्स, जरूर पायरेट्स हैं। मैं तुरंत मुड़ा और भागकर कैबिन में पहुंचा। मैंने कहा, पापा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में शायद पायरेट्स हैं। वे बहुत तेज स्पीड से हमारी तरफ आ रहे हैं। लगता है उन्होंने हमें टारगेट कर लिया है। आधी नींद में सो रहे लू झेंगताओ ये सुनते ही झटके से उठ बैठे। उन्होंने मेरे हाथ से बाइनोक्यूलर्स लिया और डेक पर भागकर दूर देखने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा उनके होश उड़ गए। दर्जनों स्पीड बोट्स हमारी तरफ बढ़ रही थी। हर बोट पर 4-5 आदमी बैठे थे और सभी के हाथों में वेपन्स थे। किसी के पास AK राइफल थी, किसी के पास सब मशीन गन, यहाँ तक कि कुछ के पास रॉकेट लॉन्चर भी था। बस एक पल में ही लू झेंगताओ ने इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। अलार्म बजते ही पूरी शिप पर अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे, क्या आज हम सब मर जाएंगे? मैं अभी मरना नहीं चाहता, चलो जल्दी सरेंडर कर देते हैं, सारा सामान उन्हें दे देंगे, शायद हमारी जान बच जाए। मैं मरना नहीं चाहता, मैंने तो अभी तक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई। कैप्टन लू, आप उनसे कहिए कि हम उन्हें सारे पैसे दे देंगे। चारों तरफ घबराहट और रोने चीखने की आवाजें गूंज रही थी। लू झेंगताओ जोर से चिल्लाए, सब लोग शांत हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि भीख मांगने से पायरेट्स हमें छोड़ देंगे? इतना कहकर उन्होंने तुरंत सैटेलाइट फोन उठाया और लोकल अथॉरिटी से मदद मांगी। लेकिन दूसरी तरफ से पूरी बात सुनने के बाद सिर्फ इतना जवाब मिला कि वे सर्च टीम भेज देंगे। फोन के उस पार की लापरवाह और बेरुखी भरी आवाज सुनकर लू झेंगताओ का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। लेकिन उन्होंने शिप पर मौजूद किसी को यह बात नहीं बताई। उन्होंने तुरंत हाइजू मिलिट्री इंस्पेक्शन स्टेशन में जो मिंगई को कॉल लगाया। जैसे ही जो मिंगई ने सुना कि यूनहाई शिप हेल्प मांग रही है, वे भी घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपने पास खड़े सोल्जर से कहा, जल्दी लोकल नेवल एस्कॉर्ट टीम से कांटेक्ट करो। सोल्जर ने तुरंत कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेट किया, लेकिन कुछ देर बाद बोला, चीफ उन्होंने कहा है कि उन्होंने टीम भेज दी है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उन्हें यहाँ पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। जो मिंगई ने कमांड डेस्क पर जोर से हाथ मारा, फिर कुछ सोचकर बोले, जल्दी चेक करो, क्या यूनहाई शिप के आसपास कोई पेट्रोल एस्कॉर्ट शिप मौजूद है? उन्हें बताओ कि ड्रैगन नेशन के नागरिक पायरेट्स के हमले में फंसे हैं और तुरंत सपोर्ट चाहिए। पास खड़े सोल्जर ने कीबोर्ड पर तेजी से काम किया और पता चला कि अमेरिका की फॉक एस्कॉर्ट फ्लीट पास ही पेट्रोल कर रही है। लेकिन उधर से जवाब आया, तुम ड्रैगन नेशन के नागरिक पायरेट्स के खतरे में हो तो उससे अमेरिका नेवी का क्या लेना देना? अगर चाहते हो कि अमेरिका नेवी रेस्क्यू करे तो पहले तुम्हारी गवर्नमेंट ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजे। जब अप्रूवल मिल जाएगा तब अमेरिका नेवी रेस्क्यू के बारे
बारे में सोचेगी। यह सुनकर झो मिंगई के दांत गुस्से से भींच गए। उन्हें पहली बार इतनी गहराई से महसूस हुआ कि कमजोर देश की इंटरनेशनल पोजीशन कितनी दर्दनाक होती है। उसी समय एक सोल्जर घबराकर बोला, चीफ, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लोकल सी एरिया के सैटेलाइट सिग्नल्स अचानक ब्लॉक हो गए हैं। यूनहाई शिप के आसपास के सभी सैटेलाइट सिग्नल्स पूरी तरह कट हो चुके हैं। यह सुनते ही झो मिंगई के चेहरे का रंग उड़ गया। अब समझने में कुछ बाकी नहीं था। यही लोग खुद सैटेलाइट सिग्नल ब्लॉक कर रहे थे। असल में वही पायरेट्स के पीछे खड़े असली प्रोटेक्टर्स थे। उन्हें उस जीनियस लड़के लू झिंगहोंग की याद आई और वह थके हुए चेयर पर बैठ गए। उधर यूनहाई कार्गो शिप पर पापा लू झेंगताओ ने सैटेलाइट फोन पर नो सर्विस का मैसेज देखा तो पूरी तरह निराश हो गए। उन्होंने घबराए हुए क्रू की तरफ देखकर कहा, अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। हाथ पर हाथ रखकर मरने से बेहतर है कि बच्चों को भागने का थोड़ा टाइम दें और उन हरामी पायरेट्स से आखिरी सांस तक लड़ें। चाहे हम जीतें या हारें, लेकिन मरने से पहले उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बच्चे जल्दी से शिप से कूद जाए और शिप के किनारे तैरते रहें, वापस ऊपर मत आना। किसी ने आयरन रॉड उठा ली, किसी ने वुडन स्टिक पकड़ ली। सब बोले, हाँ, बैठकर मरने से अच्छा है कि इन पायरेट्स से जान की बाजी लगाकर लड़ें। जब पापा ने देखा कि सबकी घबराहट कुछ कम हो गई है तो वह मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्हें मैं कहीं दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वह मुझे ढूंढने निकलने वाले थे, मैं कैबिन में दौड़ता हुआ पहुंचा और सबकी तरफ देखकर बोला, सब लोग घबराइए मत, हम पायरेट्स को रोक सकते हैं। फिर मैंने पापा की आंखों में देखकर गंभीर आवाज में कहा, पापा, मैंने पहले भी कहा था कि जो वेपन्स मैं लाया था वो मॉडल्स नहीं बल्कि सचमुच असली है। इतना कहकर मैंने 2 वुडन बॉक्सेस बीच में रखे। एक बॉक्स से मशीन गन निकाली और दूसरे बॉक्स से उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स निकालकर कुछ ही सेकंड में पूरी गन असेंबल कर दी। फिर मैंने सब बड़े लोगों से कहा, कृपया मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं अपनी और आपकी जान के साथ मजाक कभी नहीं करूंगा। जो यंग लोग हैं वे मेरे साथ मिलकर बॉक्सेस में रखे बाकी पार्ट्स भी जल्दी असेंबल करें। शिप पर मौजूद सभी लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपने मन का शक दबाया और तुरंत काम में लग गए। उधर समुद्र में पायरेट स्पीड बोट्स पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में पागलपन और लूट की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जब उनकी बोट्स यूनहाई शिप से लगभग 3 नॉटिकल माइल्स दूर पहुंची तो एक लुकआउट का चेहरा बदल गया। वह तुरंत बॉस हसन सालेह के पास पहुंचा और जो देखा था सब बता दिया। हसन ने मुंह में सिगार दबाई, पास वाले पायरेट से बिनोकुलर्स लिया और शिप की तरफ देखा। फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने कहा, ये शिप पर नेवल गन कैसे लगी है और इतने लोग यूनिवर्सल मशीन गन क्यों चला रहे हैं? हमें तो बताया गया था कि ये सिर्फ कार्गो शिप है। लेकिन जब उसने और ध्यान से देखा तो अचानक हंस पड़ा। उसने देखा कि लोगों के हाथ में वेपन्स तो हैं, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के हाथ में तो गन की जगह आयरन रॉड और वुडन स्टिक थी। हसन को लगा कि उसने पूरी चाल समझ ली है। वह आराम से बिनोकुलर्स नीचे रखकर हंसते हुए बोला, घबराने की जरूरत नहीं, ये बेवकूफ हमें ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वेपन्स हाथ में हैं, लेकिन चेहरों पर डर है और कुछ लोग स्टिक लेकर खड़े हैं। साफ है कि ये सब फेक प्रॉप्स हैं। पता नहीं कहां से मूवी डेकोरेशन उठा लाए हैं। भाइयों, पूरा अटैक करो, आज इन्हें दिखा दो कि असली गन्स किसे कहते हैं। ये सुनकर बाकी पायरेट्स को भी सब समझ में आ गया। उन्होंने हसन की तरफ और ज्यादा रिस्पेक्ट से देखा और स्पीड बोट्स की स्पीड बढ़ाकर यूनहाई शिप की तरफ टूट पड़े। उधर यूनहाई शिप पर मैंने सभी लोगों को सेल्फ डिफेंस के लिए मशीन गन्स बांट दी और पहले से तैयार किए गए वेपन कंट्रोल रूम में पहुंच गया। मैंने रेडार से सभी टारगेट्स लॉक किए और शांत होकर इंतजार करने लगा कि वे मेरी अटैक रेंज में आ जाएं। बस अफसोस यही था कि तैयारी जल्दी में हुई थी, इसलिए इंफ्रारेड सेंसर और फेज लॉक सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर पाया था। अब सिर्फ लगभग एम करके फायर करना संभव था। पूरी तरह प्रिसिजन स्ट्राइक नहीं, लेकिन सामने वाले पायरेट्स के लिए इतना ही काफी था। जब उनकी स्पीड बोट्स लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर पहुंची तो मैंने मन ही मन गिनती शुरू की। 3। जैसे ही गिनती खत्म हुई, डेक पर लगी नेवल गन से जोरदार मैकेनिकल साउंड आई। अगले ही पल उसकी बैरल से आग की लपटें और गोलियों की बारिश निकल पड़ी। सबसे आगे दौड़ रही कई स्पीड बोट्स एक ही पल में भीषण एक्सप्लोजन के साथ उड़ गईं। समुद्र के ऊपर आग का विशाल गोला फूट पड़ा। कुछ ही सेकंड में उनकी 10 से ज्यादा स्पीड बोट तबाह हो गईं। बाकी पायरेट्स यह नजारा देखकर दहशत में आ गए। कुछ तो बोट घुमाने का मौका भी नहीं पा सके और घबराकर समुद्र में गिर पड़े। शिप पर सभी लोग खुशी से चिल्ला उठे, हम जीत गए, हम सचमुच जीत गए, पायरेट्स भाग गए, ये वेपन्स सच में असली थे, अब हमें मरना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग बोले, पायरेट्स इतने तेज भागे कि हमें तो फायर करने का मौका भी नहीं मिला। सब लोग मौत के मुंह से बच निकलने की खुशी में कभी हंस रहे थे, कभी रो रहे थे। डर खत्म नहीं हुआ था, बस अब दूसरी तरफ पहुंच गया था। उधर जान बचाकर भाग रहे पायरेट्स अभी तक शौक से बाहर नहीं आ पाए थे। वे चीख रहे थे, वो लोग इंसान नहीं शैतान हैं। बहुत डरावना था। मैं घर जाकर अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। हसन अपनी घायल जांघ पकड़कर दर्द सहते हुए सैटेलाइट फोन निकालता है। सिग्नल मिलते ही उसने तुरंत अपने बॉस को कॉल किया और बोला, बॉस, मुझे लगा है हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें बताया गया था कि वो एक मर्चेंट शिप है, लेकिन वो तो एक भयानक फेक वॉरशिप निकली। हमारी 20 से ज्यादा स्पीड बोट्स खत्म हो गईं और लगभग 100 आदमी मारे गए। जिन लोगों ने हमें यह इन्फॉर्मेशन दी थी उन्होंने जानबूझकर झूठ बोला। उधर से जवाब आया, तुम लोग वापस आकर इलाज करवाओ, मैं उनसे खुद हिसाब पूछूंगा। इतना कहकर उसने सीधे अमेरिका की फॉक कैरियर फ्लीट के सुप्रीम कमांडर रॉस केल्मन को फोन लगाया। लेकिन जैसे ही रॉस ने सुना कि ड्रैगन नेशन की कार्गो शिप पर वॉरशिप वाले वेपन्स लगे हैं, उसकी आंखें चमक उठी। उसने सामने वाले की बात पूरी सुने बिना ही फोन काट दिया और तुरंत फॉक एस्कॉर्ट फ्लीट को ऑर्डर दिया, फौरन ड्रैगन नेशन की यूनहाई कार्गो शिप की तरफ रवाना हो जाओ। उन बेवकूफों ने मर्चेंट शिप को मिलिट्री एस्कॉर्ट शिप बना दिया है। यह इंटरनेशनल ट्रीटी का सीधा वायलेशन है। वहां पहुंचकर फोटोज और एविडेंस कलेक्ट करो, फिर बिना देर किए शिप को सिंक कर दो। ऑर्डर देने के बाद रॉस जोर से हंसने लगा। उधर यूनहाई शिप पर मैं खुशी मना रहे सभी लोगों को देख रहा था कि तभी अचानक मुझे पिछले जन्म की एक बात याद आई। जब 2007 में पापा और बाकी लोग मारे गए थे, तब से मैं गल्फ ऑफ एडन की सारी न्यूज लगातार फॉलो करता रहा था। लगभग 2010 के
आसपास ऐसी अफवाहें फैली थीं कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज का पायरेट्स के साथ सीक्रेट कनेक्शन था। मुझे अचानक पहले ब्लॉक हुए सैटेलाइट सिग्नल्स की बात याद आ गई। मैं तुरंत चिल्लाया, सब लोग जल्दी करो, नेवल गन की सारी बैरल्स निकाल दो। जैसे ही हमने गन्स के बैरल्स उतारे, दूर से अमेरिका की फोक एस्कॉर्ट वॉरशिप हमारी तरफ आती दिखाई दी। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। उसी पल मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। मैंने तुरंत पापा की तरफ मुड़कर कहा, जल्दी एक ओपन टेलीग्राम भेजो, उसमें लिखो कि अमेरिका नेवी ने हमारी हेल्प की, इसके लिए हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं और हम अपनी तरफ से उनका आभार जरूर व्यक्त करेंगे। याद रखना, ऐसे कई टेलीग्राम भेजना। यह सुनकर पापा लू झेंगताओ पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा, अरे पायरेट्स को तो हमने खुद भगाया है, फिर अमेरिका को थैंक्स क्यों दें? सब लोग मेरी तरफ सवालों भरी नजरों से देखने लगे। मैंने बिना कुछ छिपाए कहा, पापा जरा सोचिए, अगर अमेरिका की वॉरशिप इतने दिनों से यहीं पेट्रोल कर रही थी तो यहाँ के पायरेट्स इतने बेखौफ कैसे घूम रहे थे? आप बस मुझ पर भरोसा कीजिए। उधर अमेरिका की फोक एस्कॉर्ट वॉरशिप पर कैप्टन चार्ल्स वॉकर समुद्र में फैले मलबे को देखकर और दूर खड़ी यूनहाई शिप को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि बस यूनहाई शिप तक पहुंचकर उसकी फोटोज लेनी है और उसके बाद उसे बहुत बड़ा क्रेडिट मिलेगा। वह अभी अपने फ्यूचर रिवॉर्ड के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक सुप्रीम कमांडर रॉस का फोन आ गया। रॉस गुस्से में चिल्लाया, सुना है तुम लोगों ने ड्रैगन नेशन की शिप के लिए एम्बुश लगाकर पायरेट्स को खत्म किया? चार्ल्स पूरी तरह हैरान रह गया और बोला, मैंने कब ड्रैगन नेशन वालों की हेल्प की? रॉस की डांट अभी चल ही रही थी कि तभी एक सोल्जर एक टेलीग्राम लेकर आया। चार्ल्स ने जैसे ही उसे पढ़ा उसका चेहरा उतर गया। टेलीग्राम में लिखा था, अमेरिका एस्कॉर्ट वॉरशिप का धन्यवाद जिसने ड्रैगन नेशन की यूनहाई शिप को पायरेट्स से बचाया। हम अपनी तरफ से 10,000 RMB डोनेशन देकर उनका आभार व्यक्त करते हैं। उम्मीद है अमेरिका इसे स्वीकार करेगा। यह पढ़ते ही चार्ल्स ने गुस्से में अपनी मुट्ठी टेबल पर दे मारी। वह चाहता था कि इसी मौके पर यूनहाई शिप को डुबो दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब टेलीग्राम दुनिया तक पहुंच चुका था तो इसका मतलब यूनहाई शिप के सुरक्षित बचने की न्यूज भी फैल चुकी थी। अब अगर वह हमला करता तो पूरी दुनिया को शक हो जाता। कुछ देर बाद लोकल कोस्ट गार्ड भी वहां पहुंच गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनकी पेट्रोल बोट यूनहाई शिप के पास आने के बजाय सीधे अमेरिका की वॉरशिप के पास जाकर रुकी। लगता था कि उन्हें भी वही ओपन टेलीग्राम मिल चुका था और वे सचमुच मान बैठे थे कि अमेरिका ने पायरेट्स को हराया है। अब वे अमेरिका की तारीफ करने पहुंचे थे। मुझे मन ही मन हंसी आ रही थी। सोच रहा था कि जब लोकल कोस्ट गार्ड कैप्टन चार्ल्स की तारीफ करेगी तो वह खुशी से हंसेगा या गुस्से से खून पी जाएगा। उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपने बिगिनर वेपन टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। आपने कुल 102 पायरेट्स को खत्म किया। आपको S++ रेटिंग मिली है। रिवॉर्ड के रूप में 3000 पॉइंट्स दिए जाते हैं। मैं एक पल के लिए सिहर उठा। अगर सिर्फ एक वेपन टेस्ट में इतने लोग मारे गए तो आगे नए वेपन टेस्ट करने के लिए भी क्या लोगों को मारना पड़ेगा? लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को समझाया, वे सब निर्दयी पायरेट्स थे जो न जाने कितने क्राइम्स कर चुके थे। उनका अंत होना तय था। अगर मैंने उन्हें खत्म किया तो यह गलत नहीं बल्कि जस्टिस था। मैंने सिर उठाकर सामने खड़ी अमेरिका की विशाल वॉरशिप को देखा। इस दौर में ड्रैगन नेशन की मिलिट्री टेक्नोलॉजी अभी भी अमेरिका से काफी पीछे थी। अगर मुझे अमेरिका की वॉरशिप टेक्नोलॉजी मिल जाए तो जैसे ही यह विचार मेरे मन में आया, सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, होस्ट ये संभव है। यह सिस्टम सामने मौजूद टेक्नोलॉजी को एनालाइज करके उसके डेवलपमेंट प्रोसेस का सिमुलेशन कर सकता है। आपको सिर्फ उस वॉरशिप पर चढ़ना होगा, उसके बाद पॉइंट्स खर्च करके उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी अनलॉक की जा सकती है। सामने जो वॉरशिप है वह अमेरिका की एक्टिव सर्विस वॉरशिप है। उसमें कई एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो ड्रैगन नेशन के पास अभी नहीं है। मैंने तुरंत फैसला कर लिया कि इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उधर अमेरिका फ्लीट के सुप्रीम कमांडर रॉस गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। जो प्लान एक तीर से 3 शिकार करने वाला था उसी का नुकसान अब उन्हीं को उठाना पड़ रहा था। पहले भी उन्होंने इसी तरीके से कई देशों की मर्चेंट शिप्स को पायरेट्स से लुटवाया था और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन इस बार पूरी बाजी उलटी पड़ गई। सबसे बड़ी मुसीबत तो वह थैंक यू टेलीग्राम था। अब भविष्य में पायरेट्स का इस्तेमाल करके दूसरे देशों की शिप्स लुटवाना आसान नहीं रहेगा। ऊपर से पायरेट्स भी बहुत बदला लेने वाले होते हैं। अब संभव है कि वे अमेरिका की शिप्स को भी टारगेट बनाना शुरू कर दें। इतना अच्छा मनी मेकिंग प्लान एक झटके में खत्म हो गया। इसी बीच समुद्र में अमेरिका की वॉरशिप और लोकल कोस्ट गार्ड की बोट्स धीरे धीरे यूनहाई शिप के पास आकर रुक गईं। शिप रुकने के बाद ड्रैगन नेशन चेहरे वाले एक मिडिल एज्ड आदमी यूनहाई शिप पर चढ़े। वह ड्रैगन नेशन के लोकल एम्बेसडर सोंग झिंगे थे। सोंग झिंगे ने शिप पर मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा और भावुक आवाज में कहा, आप सबने बहुत कष्ट झेला है। अगर ड्रैगन नेशन की नेवी आज और ताकतवर होती तो आपको ऐसी सिचुएशन का सामना कभी नहीं करना पड़ता। सोंग झिंगे की बातें सुनकर शिप पर मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। असल में बिना कुछ कहे भी सब लोग यह अच्छी तरह समझते थे कि ड्रैगन नेशन मदद करना नहीं चाहता था, बल्कि इतनी लंबी दूरी पर तुरंत पहुंचना वास्तव में संभव ही नहीं था। ऊपर से एम्बेसडर सोंग झिंगे सबसे पहले लोकल कोस्ट गार्ड के साथ हमारी मदद के लिए पहुंचे थे। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जब सब लोग आपस में बातें कर चुके तो मैं सीधे एम्बेसडर सोंग झिंगे के पास गया और बोला, एम्बेसडर सोंग, इस बार खुद आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन इस बार अमेरिका की एस्कॉर्ट वॉरशिप ने भी हमारी हेल्प की। इसी वजह से हम सुरक्षित बच पाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमें अमेरिका की वॉरशिप तक ले चले। मैं उनसे आमने सामने मिलकर धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये सुनकर सोंग झिंगे कुछ पल के लिए चुप हो गए। असल में उन्हें खुद भी विश्वास नहीं था कि अमेरिका ने सचमुच रेस्क्यू किया होगा। वह पूरी सच्चाई पूछना चाहते थे, लेकिन लोकल कोस्ट गार्ड के लोग वहीं मौजूद थे, इसलिए खुलकर बात करना ठीक नहीं था। अब जब मैंने खुद यही बात कही तो उन्होंने अपना शक छोड़ दिया और हामी भर दी। जल्द ही सोंग झिंगे की मदद से मैं, पापा और बाकी लोग अमेरिका की फोक एस्कॉर्ट वॉरशिप पर चढ़ गए। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि जैसे ही मैंने वॉरशिप पर पहला कदम रखा, सिस्टम की लगातार नोटिफिकेशंस मेरे दिमाग में गूंजने लगी। बधाई हो होस्ट, आप सफलतापूर्वक फोक एस्कॉर्ट वॉरशिप पर चढ़ चुके हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी एनालिसिस शुरू हो चुका है। सिस्टम
सिस्टम की आवाज सुनते ही मेरे चेहरे की मुस्कान छिपाई नहीं छिप रही थी। कुछ देर बाद हमारी मुलाकात वॉरशिप के कैप्टन चार्ल्स वॉकर से हुई, लेकिन चार्ल्स का चेहरा बेहद ठंडा था। वह हमें ऐसे देख रहा था जैसे हम उसके दुश्मन हों। उधर सिस्टम का एनालिसिस अभी पूरा नहीं हुआ था। अगर हम अभी लौट जाते तो मौका हाथ से निकल जाता। मैं तुरंत चार्ल्स के पास गया और उसका हाथ मजबूती से पकड़कर बोला, सर, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका सचमुच ब्लू प्लेनेट का प्रोटेक्टर है। आपने निडर होकर हमारी मदद की और हमारी जान बचाई। मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। चार्ल्स ये सब सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से जल उठा। उसकी कनपटी की नसें भड़कने लगीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जबरदस्ती कोई गंदी चीज निगलनी पड़ रही हो। वह न इस एहसान को मान सकता था और न ही इससे इनकार